नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में नगर निगम की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। राजीव नगर इलाके में एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया, लेकिन सवाल है कि आखिर नगर निगम कब जिम्मेदार बनेंगे। राजधानी में जानलेवा लापरवाही, खुले नाले दे रहे मौत को दावत, नाले में गिरने से मासूम की मौत, घर का बुझा चिराग, सड़क पर धधकती गुस्से की आग। पटना में एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। घटना राजीव नगर इलाके में उस वक्त हुई जब 3 से 4 साल का एक बच्चा खुले नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घर का चिराग बुझा तो लोगों के सीने में लगी गुस्से की आग की लपटें सड़क पर उठने लगी। गुस्साए लोगों ने पटना दानापुर रोड को जाम कर दिया। वाकई में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि राजीव नगर दीघा इलाके में एक नाले को पिछले कई महीनों से खुला ही छोड़ दिया गया था और यह मासूम जो है वो अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद वह उस नाले में गिर गया। लोगों ने आगजनी कर दी है। काफी संख्या में लोग यहाँ मौके पर इकट्ठा है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे क्या सालों साल भर सड़क खुला रहता है। थोड़ा सा जो सड़क के किनारे जो नाला बनता है उसमें थोड़ा सा गैप था, उसी में बच्चा गिर गया और उसी में गिरने से मौत हो गई है। पानी भरा हुआ है? जी, उसमें पानी भरा हुआ है और वो आज का नहीं, वो सालों साल वो नगर निगम का वही काम है, वो खुला रहता है नाला, उसमें हमेशा कोई न कोई गिरते ही रहता है। नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़े मासूम की मौत के बाद शव को गोद में लेकर मां सरकार और प्रशासन को कोसती रही और नाराज लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। जिस नाली में गिरने से मासूम की मौत हुई उस घटना स्थल का न्यूज़ 18 ने जायजा लिया, जिसमें साफ देखा जा सकता है अधिकारियों ने किस हद तक लापरवाही की है। और अभी भी लोग इसी नाले से आ रहे हैं जा रहे हैं। एक लापरवाही है, चूंकि कई दिनों से इसमें गैप था और न तो नगर निगम के अधिकारियों की नजर इस पर पड़ी, न ठेकेदार की, न जनप्रतिनिधि की। लिहाजा एक मासूम की जिंदगी भेंट चढ़ गई इस नाले की। और ये स्लैब जरूर दिया हुआ, देखिए स्लैब है, लेकिन इसको पूरा कवर क्यों नहीं किया गया, एक बड़ा सवाल है। और ये पहली घटना नहीं है। लोग अभी भी, छोटे छोटे बच्चे भी इधर ही से होकर जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, देखिए यहाँ पर। और वाकई में एक लापरवाही, और अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस हालात में जा रहे हैं। सारा ढक्कन खुला हुआ है, सब वही लेकर गया पूरा। तब नाला इस तरह से नहीं है, बीचे बीचे कर दिया है। छोड़ा है कितना बच्चा जिसका गया, जो वही न करे, जो जिसका गया उसका गया। सरकार को क्या है, जहाँ तहाँ खून खून के छोड़ दिया है। राजधानी पटना में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना। लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है, उन पर कार्रवाई भी किया जाना जरूरी है। चूँकि ये लोग समझते नहीं है अपनी जिम्मेवारियों को और लिहाजा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक मासूम जिसने अपनी जिंदगी दे दी, उसे पता नहीं था कि वह व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, लेकिन बिहार सरकार केवल 4,000 करोड़ ही केंद्र से लेती है। यानी दिल्ली से बिहार को 10 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए आते हैं। जो पैसे आते हैं उसमें भी 30% कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाता है। देश भर में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवाने वाले, अपनी रणनीति से कई नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में मदद कर चुके चुनावी रणनीतिकार पीके उर्फ प्रशांत किशोर आजकल बिहार सरकार की पोल खोलने में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, लेकिन बिहार सरकार केवल 4,000 करोड़ ही केंद्र से लेती है। यानी दिल्ली से बिहार को 10 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए ही आते हैं और जो मिलता है उसमें भी 30% कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाता है। सरकार को दिल्ली से मिलता है 10,000 करोड़ रुपया साल का। 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अगर चाहे तो दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के बजट से ले सकती है, ताकि यहाँ के लोगों को मनरेगा में मजदूरी मिले। हमने के पिछला 7 साल से कितना रुपया लेता नहीं जा, 4,000 करोड़ रुपया।
मतलब 10 रुपया में 4 रुपया लेता नहीं जा, इतना खा पी के जा अफसर मस्त बाड़न कि 10 में 6 रुपया हमने के दिल्ली में छोड़ देता नहीं जा, और 4 रुपये जो आवत तो 30% कमीशन पहले पीसी लेता अफसर, 30% 40%। ले जाके आदमी के दुर्दशा ना हुई तो क्या हुई रहा बताएं। मनरेगा को लेकर बिहार सरकार प्रशांत किशोर के हमले से जेडीयू नेता तिलमिला गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की भाषा भाजपा के नेताओं की भाषा से मैच खाती है। भाजपा की बी टीम बनकर बिहार में घूम रहे हैं। कहां से फंडिंग हो रही है हर कोई समझ रहा है, किस तरह से ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मनरेगा को लेकर नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर के हमले ने बीजेपी को भी बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बिहार की सरकार को विकास की कोई चिंता नहीं है। बिहार में विकास की गति धीमी ही नहीं है, नाम मात्र की है। बिहार का स्वास्थ्य, बिहार की शिक्षा, बिहार का पर्यटन, बिहार की सड़कें आप देख लीजिए, ये दिखाई पड़ती है कि बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोगों की रुचि सिर्फ अपने को समृद्ध करने में है, न कि राज्य को की उन्नति में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल अपनी जनसुराज यात्रा पर हैं। अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पीके ने ताजा हमला पश्चिम चंपारण के योगा पट्टी में किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर के दावे में दम है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार आरोप लगा रही है कि उन्हें केंद्र से जरूरी मदद नहीं मिल रही, दूसरी ओर अगर केंद्र का पैसा वापस हो जाता है तो ये चिंताजनक बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला लगातार जारी है। पश्चिम चंपारण में उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है और कागजी रिपोर्ट के आधार पर विकास के दावे किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अफसरों ने नेताजी को बता दिया कि गांव, पंचायत और जिले खुले में शौच से मुक्त हो गए और इसे सही मान लिया गया, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। सच ये है कि सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अफसर यहाँ से जाकर बताता है कि सब ठीक है, वही नेता सुनता है कि भाई बहुत बढ़िया है। अफसर बता दिया कि सब जगह शौचालय बन गया तो नेताजी मान लिए कि शौचालय हो गया, ओडीएफ का सर्टिफिकेट जारी ही हो गया। हमनी के पैदल चलता नहीं जाते, गमछा बिना बंधले गांव से पार नहीं की जा हो सकत, दोनों और खुला में शौच पड़ल बा। तो पदयात्रा का ही फायदा है, कोई किसी को दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आंखें से दिख रहा है कि कितनी गरीबी है, कैसे योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में मंदरबाट भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की सप्लाई जारी है। दूसरे राज्य में बड़े बैठे शराब माफिया बिहार में शराब को सप्लाई कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने बढ़ते शराब तस्करी पर लगाम के लिए बड़ी बैठक की। सीएम की बैठक में मुख्य सचिव समेत विभाग के मंत्री और सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। सीएम ने बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज़्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज़्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2000 रुपये फाइन दे के छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर सिवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने मुखिया पति को गोली मारकर हत्या कर दी। मुखिया पति की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और ये घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के समीप की है। बताया जा रहा है कि मुखिया बबीता देवी के पति प्रदीप तिवारी महाराजगंज से अपने घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दरौंदा थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। मुखिया पति की हत्या की गई है और हत्या की घटना के बाद अभी फिलहाल मौके पर लोग पहुंच चुके हैं। मुरारी तिवारी ने 3 दिन पहले दिया धमकी, जिस तरह सुनील वो बांगड़ा वाला मुँह थे उसी तरह तुम्हारे बाबूजी मुँहेंगे। अच्छा, वो धमकी दिए थे? हाँ, तो हम कहेंगे ठीक है मार लीजिएगा, देख लेंगे हम भी। अच्छा, 3 दिन पहले धमकी दिए थे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं सुनील तिवारी, मुरारी तिवारी? धनावटा गाँव के। आप ही गाँव के हैं? हाँ। पुराना कोई दुश्मनी है उनसे? हाँ। अच्छा, और कोई है? और मुरारी तिवारी के बेटा त्रिपुरारी तिवारी जी, और ऋषु तिवारी, हाँ। भिखारीपुर के सोनू सिंह। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के सिपारा इलाके में भीषण आग लग गई और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, जहां आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आसपास के घरों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां की, देखिए मौके पर अभी 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के घरों में आग फैल ना जाए, लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए आसपास के घरों से लोगों को निकाला जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिपारा इलाके में भीषण आग लग गई है। संजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे लगी आग और फिलहाल एहतियात के तौर पर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, इस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है और आग की भयावहता का अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर लगा सकती हैं किस कदर भीषण आग जो है ये लगी है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आग किस चीज में लगी है। वहां से इंडियन ऑयल का पाइपलाइन जो है वो भी गया हुआ है और फिलहाल 2 तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में लगी हुई हैं। 10 से अधिक गाड़ियां वहां पहुंची हुई हैं। 4 और गाड़ियों को बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि आग संभवतः पाइप में लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इंडियन ऑयल का जो गैस पाइपलाइन है उसमें आग लगने की बात कही जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं, लेकिन आग जो है काफी भयावह है। पूरे इलाके की बिजली काटी गई है और भरसक कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग ने फिलहाल विकराल रूप धारण किया हुआ है। जी संजय, खबर ये भी है कि लोगों को भी वहां से निकाला जा रहा है, घरों को खाली कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आग, क्योंकि आग की लपट काफी अधिक है और जिस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ, आसपास के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको वहां से फिलहाल हटाया गया है और प्रशासनिक अधिकारी, ज्वाला अधिकारी वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। कई थानों की टीम भी वहां पहुंच गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप देखिए फिलहाल बिजली काटी गई है, पूरा अंधेरा है और आग की जो लपटें हैं वो लगातार दिख रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर, चूंकि सघन इलाका है ये, जो सिपारा का ये इलाका है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया इंडियन ऑयल का गैस पाइपलाइन भी गया हुआ है और जो फायर ब्रिगेड के लोगों ने जानकारी दी है ये संभवतः पाइप में ही आग लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन आग ने फिलहाल जो रूप धारण किया है उससे अफरा तफरी का माहौल है। चारों तरफ वहां पर कोशिशें की जा रही है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल संजय, और जो आग की लपटों को हम देख रहे हैं, जो धुएं का गुबार देख पा रहे हैं और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी है, बिजली काटा गया है, इन सब परिस्थितियों को अगर देखें तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर लग रही है। जी देखिए बिल्कुल, और यही कारण है कि विभिन्न जो फायर ब्रिगेड की जितने भी ऑफिसर्स हैं पटना में, सभी जगह से गाड़ियां भेजी गई हैं वहां पर और जैसा कि मैंने बताया आला अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। फिलहाल ये बेउर थाना क्षेत्र पड़ता है। बेउर थाना क्षेत्र से लगातार मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिंग हो रहा है। थाना अध्यक्ष संभवतः आग बुझाने में और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि प्रायोरिटी इस बात की कि आग पर काबू पाया जा सके। ये नहीं पता चल पा रहा है स्पष्ट तौर पर कि आग किस चीज में लगी है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के कर्मियों बता रहे कि वहां से गैस पाइपलाइन गया था, उसी में लीक की बात आई थी, उसके बाद ही आग लगी है।
बहरहाल थोड़ा देर हमें इंतजार करना जी होगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमरजीत हमारे सहयोगी दानापुर से जुड़े हुए हैं। अमरजीत, आप तक क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक क्या ये स्पष्ट हो पाया कि आग कहां लगी है, किस वजह से लगी? देखिए, ये अवैध डिपो है, जो तेल का अवैध डिपो है। सिपारा इलाके में बहुत सारे लोग चलाते हैं और यही अवैध डिपो में जो है ये आग लगी है। बताया जाता है कि किसी विशाल नाम के व्यक्ति का ये अवैध डिपो है और उसी के डिपो में आग लगी है। और आग इतनी भयावह है कि 2 घंटे लगातार जो है दर्जनों जो है जो दमकल की गाड़ियां हैं लगातार लगी हुई है आग बुझाने में, और अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग देखा जा सकता है किस तरह से तस्वीरों में जो है कितनी भयावह आग है। काफी दूर जो है लोग डरे हुए हैं। आसपास के जो है बिल्डिंग है उसमें आग लग गई है, उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। लगभग 2 घंटे से लगातार प्रयासरत हैं जो दमकल के कर्मी हैं, वो लगातार जो है प्रयासरत हैं, बुझाने में लगे हुए हैं और अभी भी आग नहीं बुझ पाई है। और ये आग लगने का कारण अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो 70 फीट के से 35 फीट का जो रोड जाता है उसी रोड में जो है ये अवैध जो है तेल का भंडार बनाए हुए था और इसी भंडार में जो है आग लगी। अमरजीत, जहां पर ये डिपो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहां आसपास के कैसा इलाका है? मतलब बहुत सारे लोग हैं, घनी आबादी है, क्या लगता है कि आग क्या उस आसपास भी फैल सकती है क्या? काफी घनी आबादी है और आसपास भी फैलने की जो है यहाँ पर जो है काफी आसपास फैलने का भी जो है हो रहा था, लेकिन जो है बिल्डिंग में ही क्षतिग्रस्त हुआ। आसपास के 1-2 मकान वो कुछ जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और पास ही में जो है मुख्य डिपो आईओसी का जो मुख्य डिपो है वो काफी पास में है। और ये आग अगर जो है काबू नहीं पाया जाता है तो इसकी लपटें जो है वहां तक भी पहुंच सकती है संभवतः, लेकिन जो है अभी तक जो है चारों तरफ से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार जो है लगी हुई हैं और किसी तरह से जो है और क्षति ना पहुंचे ये सबसे ज्यादा जो है प्रयास किया जा रहा है। और जो आग जो मुख्य रूप से जो जिस डिपो में लगी है, जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, उस डिपो में जो है चारों तरफ से जो है जो दमकल कर्मी है वो लगे हुए हैं और आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते आगे, इसी बीच आरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना आरा शहर के बलबतरा मोहल्ले का है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन युवक की चाकू मारकर हत्या की गई, जिसके बाद देखिए लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। आरा के बलबतरा मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। यह है उठ के 7 बजे समझाना, बगल में खेत है, 2-4 गो दोस्त के साथ था। अब उसमें कौन मारा है ना मारा है, डलडा के बेटा का उसका नाम हम ना जानते हैं। क्या नाम है? तो पहले से कोई विवाद ना, कोई विवाद नहीं था। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कटिहार में बीजेपी नेता की हत्या मामले पर दुख जताया और कहा कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिस बीजेपी नेता की हत्या हुई उनको पहले से जान का खतरा था। पहले उन्हें बॉडीगार्ड मिला था, लेकिन शासन बदलते ही बॉडीगार्ड हटा दिया गया। पॉलिटिकल रंजिश थी, इनको बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था। शासन बदलते ही बॉडीगार्ड को हटाया गया और जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों का मन मिजाज बढ़ा है, उस क्षेत्र में बांग्लादेशियों की संख्या भी ज़्यादा है और इन लोगों का जिस तरह से संरक्षण का माहौल बनता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।